आज पूरे दिन हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और इसमें हम लोग अभी का जो वीडियो करेंगे इसमें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। 200 से अधिक वन लाइनर हम लोग कवर करने जा रहे हैं अगले 20-25 मिनट में। तो बिना देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में पठार और मरुस्थलों की अधिकता के कारण इसको मरुस्थलों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे तो अफ्रीका का 1/3 हिस्सा मरुस्थल है तथा मात्र 10% भूमि ही है जहाँ कृषि हो सकती है। किस एकमात्र महाद्वीप से विषुवत, कर्क तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। इसमें आपको आप समझ पा रहे होंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को लोग डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप का विस्तार पृथ्वी के चारों गोलार्ध में है? पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो ये अफ्रीकी महाद्वीप ही है। इसका विस्तार चारों गोलार्ध में है। आप यहाँ देख पा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में भी है। विषुवत रेखा के नीचे आने के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में भी आ जाता है, और फिर पूरब और पश्चिम दोनों गोलार्ध में आप देख पा रहे हैं। ये बीच से जो आपको 2 लाइन दिख रही है, ये ऊपर से नीचे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, और राइट टू लेफ्ट आपको वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है। सर्वाधिक देशों वाली महाद्वीप भी अफ्रीका ही है, और इसमें कुल देशों की संख्या 55 है। हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को किया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ सर्वाधिक देशों वाली अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें कुल देशों की संख्या 55 है। 49 मुख्य भूमि पर है और 6 द्वीपीय देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, अब ये हम लोग जान लेते हैं। वो जो 6 देश है जो द्वीपीय देश है, तो मेडागास्कर है, सेशल्स है, कोमोसिस है, मॉरिशस है, साओ टोमे है और केप वर्डे है। अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है, मीन्स कौन सा सागर अलग करता है? तो ये भूमध्य सागर जो है ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और इस पूरे वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं। अफ्रीका को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है? तो ये लाल सागर है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का पूर्वी बिंदु हम लोग देखते हैं एक बार। तो जब आप पूर्वी बिंदु को देखते हैं तो यहाँ आपको रास सफून, सोमालिया, और ये मैप में आपको दिख रहा है इसका सबसे पूर्वी बिंदु रास सफून है सोमालिया का। और अफ्रीका का पश्चिमी बिंदु बोला जाए तो एल्मादी पॉइंट है जो सेनेगल में है। ठीक है, तो अफ्रीका का पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब उत्तरी बिंदु देखते हैं। उत्तरी बिंदु ट्यूनीसिया में है, रास बेन सक्का। यहाँ इसको हम लोग पॉइंट से दर्शा भी रहे हैं। अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है ये केप पगलुहास है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो ये चारों पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम का जो लास्ट बिंदु था अफ्रीका महाद्वीप का। ऐसा आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर कम समय में पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बहुत बेस्ट वीडियो है ये आपके लिए। और इससे आपको कुछ क्वेश्चंस लगभग सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ना केवल बीपीएससी 70वीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ये। साथ ही साथ में हम लोग मैप पे भी देखते चल रहे हैं तो चीज़ें आसानी से याद हो रही हैं। फिर भी अगर कुछ फैक्ट्स आपसे रह जाते हैं, वीडियो 2 बार 3 बार करके नोट्स बना लीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा। बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे भी आप आंसर करते रहिएगा कॉमेंट बॉक्स में। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो जॉर्डन नदी घाटी है जो लाल सागर से जाम्बेजी नदी तक है। नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। और अफ्रीका का पहला देश जिसने हिंसात्मक माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी ये कांगो गणराज्य है या कांगो गणतंत्र है। ठीक है।
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम राष्ट्र बना है, जो अभी रिसेंटली 12-13 साल पहले 2011 में स्वतंत्र होकर के राष्ट्र बना। ये दक्षिणी सूडान है और ये यूएनओ का 193वां सदस्य भी बना है। करंट में भी चर्चे में था ये, तो ये आप याद कर लेंगे इसे। विषुवत रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरता है अगर पूछा जाए, तो ये 7 देशों से होकर गुजरता है। साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो विषुवत रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के इन 7 देशों से होकर गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक मरुस्थल है जो बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है। कौन सा है वो? सहारा है। और सहारा मरुस्थल में एक टर्म आता है हमादा। ये हमादा क्या होता है? तो जो पथरीली मरुभूमि है वो हमादा होता है। सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी विस्तार है वो नुबियन मरुस्थल सूडान तक है, जबकि सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील का अगर नाम देखा जाए तो ये चाड झील है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सहारा मरुस्थल का जो सबसे बड़ा झील है वो चाड झील है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैला हुआ अर्ध शुष्क प्रदेश साहेल है। और अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल स्थित है ये है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की जो लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, वो ओकावांगो नदी है। ओकावांगो नदी जो है ये कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा मानी जाती है। कालाहारी मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? तो आप ये मैप में देख पा रहे हैं, इसमें बोत्सवाना है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका है। अधिकांश विस्तार आप इसमें स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि ये बोत्सवाना जो है इसमें कालाहारी मरुस्थल अधिक हिस्सों में फैला हुआ है। बुशमैन जनजाति कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पाई जाती है, तो ये कालाहारी मरुस्थल में ही पाई जाती है। अफ्रीका का उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया है जो सबसे अधिक तापमान वाला है और ये लीबिया में है। अफ्रीका महाद्वीप पर मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलेगी? तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायुवीय दशा है, स्थिति है आपको अफ्रीका महाद्वीप पर जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। अफ्रीका के तटीय प्रदेश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, केप ऑफ गुड होप में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जो तटीय प्रदेश है अफ्रीका का, आप केप ऑफ गुड होप एकदम नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो जलवायु मिलती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। सवाना तुल्य जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सूडान तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। मिस्र में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। खमसीन जो है एक गर्म हवा है और ये मिस्र में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? तो आपको सबसे ज़्यादा जो व्यस्त रहती है या सबसे ज़्यादा जहाँ से विमान गुजरते हैं जलीय विमान, वे स्वेज नहर है। किस जल संधि द्वारा अफ्रीका और एशिया महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मीन्स एशिया और अफ्रीका को अगर आप कनेक्टेड देख पा रहे हैं तो ये आपको मिलेगा सीनई जल संधि, सीनई स्थल संधि है ये। सॉरी, यह स्थल संधि था। किस स्थल संधि द्वारा? तो सीनई स्थल संधि है। स्वेज नहर बनने के बाद यूरोप तथा भारत के बीच दूरी में कितनी कमी आ गई है? तो स्वेज नहर बनने के बाद अब जो रास्ता बन रहा है ना, अब जो रास्ता हुआ है इसमें यूरोप और भारत के बीच की दूरी पहले से कम हो गई है और ये जो कमी आई है ये लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। तो स्वेज नहर बनने के बाद यूरोप और भारत के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब जो है यूरोप से भारत आने का मार्ग केप ऑफ गुड होप होकर के आता है, जिससे पुर्तगाली यहाँ आए थे। स्वेज नहर के बारे में कुछ देख लेते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए 1869 ईस्वी में मिस्र में बना हुआ है ये, और ये 164 किलोमीटर लंबी नहर है। वर्तमान में इसकी लंबाई और बढ़ गई है, ये 193 किलोमीटर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था 1956 में, 1956 में। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो किस स्थल संधि पर हुआ? तो ये सीनई नामक स्थल संधि पर हुआ। भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह का नाम पोर्ट सईद है। लाल सागर तट पर स्थित बंदरगाह का नाम तेओफिक बंदरगाह है, जबकि स्वेज नहर निर्माणकर्ता फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स हैं। फर्डिनेंड द लेसेप्स ने स्वेज नहर का निर्माण किया था। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर स्वेज नहर है, मिस्र में बना था।
और जब बना था इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी, अभी 193 किलोमीटर है। स्वेज नहर से जो समुद्री यातायात है ये 1869 में प्रारंभ होता है, मतलब जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वेज नहर के माध्यम से किन दो महाद्वीपों के बीच जल मार्ग द्वारा व्यापार आसान हो गया? तो ये यूरोप और एशिया को जोड़ता है, तो स्वेज नहर के माध्यम से इन दो महाद्वीपों के बीच जो जल मार्ग द्वारा व्यापार है वो आसान हो गया। कौन सी जल संधि अफ्रीकी महाद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से अलग करती है? अब यहाँ पे जल संधि की बात हो रही है, अफ्रीका और यूरोपीय महाद्वीप के बीच जो जल संधि है ये कौन सा है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सागर के पूरब में स्थित अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप का भाग है? लाल सागर के जब हम लोग पूरब में चलते हैं तो यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, और ये किस महाद्वीप का भाग है? जो अरब वाला प्रायद्वीप है तो ये एशिया महाद्वीप का भाग आता है, न कि अफ्रीका का। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में स्थित संकड़ा एक समुद्र है, एक पतला सा समुद्र का रास्ता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। इसके बीच में जो संकरा समुद्र आपको दिख रहा है, पतला सा ये जो समुद्र अभी इंडिकेट किया गया है स्क्रीन पे, ये मोजाम्बिक जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि द्वारा ही मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। आप अफ्रीका देख पा रहे हैं, मेडागास्कर है, बीच में मोजाम्बिक द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश है? तो ये इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका के उत्तर में स्थित जो भूमध्य सागरीय तट है उसको बारबरी तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तर में आपको भूमध्य सागरीय तट जो है वो बारबरी तट के नाम से जाना जाता है। बारबरी तट पर स्थित देशों को क्या कहा जाता है? तो ये बारबरी स्टेट कहलाते हैं। इसमें मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है और लीबिया है। ठीक है, सॉरी एक मिनट। वोल्टा नदी बेसिन घाना में कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसको कोको त्रिभुज भी कहते हैं। वोल्टा नदी बेसिन घाना में है जो कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिकोदी, टाकोरोदी, आका तथा कुमासी आता है। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो ये घाना में है। आइवरी कोस्ट पूछेगा कहाँ है? तो ये आइवरी कोस्ट में है। कांगो गणराज्य के दक्षिणी क्षेत्र में जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ एक पठार है जो धात्विक खनिज के मामले में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ हीरा तांबे का विशाल संचित भंडार है। मैं आपको अगर बताऊं तो इस क्षेत्र से यूपीएससी ने भी खूब प्रश्न किए हुए हैं प्रीलिम्स में। ये कटंगा पठार है। नवीन मोरदार पर्वत जो एटलस है इसका विस्तार किन देशों में है? जैसे हमारे यहाँ हिमालय है वैसे ही नवीन मोरदार पर्वत में एटलस आता है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो ये माउंट टॉपकल मोरक्को है। अफ्रीका की दूसरी महत्वपूर्ण पर्वत ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका में है। माउंटेन ऑफ द मून किस पर्वत को कहा जाता है? तो ये माउंट राजवेन जौरी कांगो को कहा जाता है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो माउंट कैमरून है। अब ये याद रखिएगा, पूरे अफ्रीका में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, वो माउंट कैमरून है। केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित शांत ज्वालामुखी पर्वत का क्या नाम है? तो ये माउंट अल्गन नाम है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये किस देश में है? तो अफ्रीका में तो है, लेकिन ये अफ्रीका में कहाँ है? तो तंजानिया में है। ऐश्वर्या राय इज डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग किलिमंजारो समथिंग। विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत कौन सा है? ये माउंट किलिमंजारो है। तो माउंट किलिमंजारो किन ज्वालामुखी पर्वतों से मिलकर बना एक संयुक्त पर्वत है? तो माउंट किलिमंजारो में कीबो है, मारवेजी है और सीरा है। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो अफ्रीका की नदी है यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र का विस्तार होने के कारण नदियाँ यहाँ जलप्रपात बनाती है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग एक क्विकली एक
मैप को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अन्य कंटेंट को देखते हैं। जैसे महानभ्रंश घाटी में स्थित झील कौन कौन सी है, साथ में हम लोग मैप को भी लगा करके रखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं मैप में रुडोल्फ झील है जो महानभ्रंश घाटी में स्थित है। इसके अलावा आप अन्य नाम यहाँ देख पा रहे हैं जिसमें अल्बर्ट झील है, एडवर्ड है, कीवू है, जो कि महानभ्रंश घाटी में स्थित है। टांगानिका, न्यासा जिसको मालावी झील भी कहते हैं। अभी एक और चीज़ है, कौन सी झील जो है वो तंजानिया और मोजाम्बिक से सीमा बनाती है, तो ये मालावी झील है जो तंजानिया और मोजाम्बिक से सीमा बनाती है और इसका एक नाम कैलेंडर झील भी है। टांगानिका झील से किन देशों की सीमाएं जुड़ी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टांगानिका झील है इससे तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया इसकी सीमाएं जुड़ी हुई है। विक्टोरिया झील का विस्तार किस देश में है, केन्या, तंजानिया और युगांडा में है। अफ्रीका में मृत सागर से लेकर मालावी झील तक निर्मित दरार घाटी को क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका के मृत सागर से लेकर मालावी झील तक एक दरार घाटी है जिसे महानभ्रंश घाटी कहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित कौन सी मुख्य झील विषुवत रेखा को काटती है, तो यह विक्टोरिया झील है जो विषुवत रेखा को काटती है। किन नदियों या फिर धाराओं के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है, तो ये सफ़ेद नील और नीली नील, याद रखिएगा, सफ़ेद नील और नीली नील, इन दोनों नदियों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। सफ़ेद नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील है, जबकि नीली नील नदी का उद्गम इथियोपिया है। किस स्थान पर नील नदी की दोनों धाराएं संयुक्त रूप से मिलकर नील नदी कहलाती है, अगर ये पूछेगा तो स्थान है सूडान की राजधानी खार्तूम। यहाँ पे सफ़ेद नील और नील ये दोनों मिलते हैं और इस नदी का नाम नील नदी पड़ता है। नील नदी कहाँ से प्रवाहित होता है, तो ये अफ्रीका के युगांडा, दक्षिणी सूडान और मिस्र से प्रवाहित होता है। नील नदी का मुहाना स्थल कौन सा है, तो ये भूमध्य सागर है। किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहते हैं, तो नील नदी को ही मिस्र की जीवन रेखा या लाइफलाइन भी कहते हैं। नील नदी पर बने आसवान बांध से बने झील का नाम बताइए। नील नदी पर बना हुआ जो आसवान बांध है इससे कौन सा झील बनता है, तो यह नासिर झील बनता है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, तो ये इसका नाम चाड झील है। सहारा मरुस्थल की जो सबसे बड़ी झील है इसका नाम चाड है। तो नाइजीरिया में नाइजीरिया नदी घाटी को तेल नदी घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तेल परिवहन के लिए प्रमुख जलीय मार्ग है, इसलिए इसको तेल नदी कहा जाता है। नाइजीरिया में विद्युत उत्पादन हेतु नाइजर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो ये कैंची बांध जो है वो नाइजर नदी पर बनाया गया है। हारकोट बंदरगाह नाइजीरिया में है, ठीक है, और आपको ये नाइजर नदी पर कैंची बांध बनाया गया है। आरोबिज जलप्रपात ये ऑरेंज नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात ये कांगो नदी पर स्थित है। तो आज पूरे दिन हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। प्रयास रहता है किसी भी सब्जेक्ट के कम से कम 500 फैक्ट्स को कवर किया जाए। आप स्टेट टीसीएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट्स को जानते हैं, उन तक चैनल को शेयर कर सकते हैं। और आप बीपीएससी 17वीं तक जुड़े रहिएगा। अगर कोई वीडियो मिस हो गया है प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया है, जबकि संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की देन किसको कहा गया है, तो ये मिस्र को कहा गया है। मिस्र में आसवान बांध जो है वो नील नदी पर ही बना हुआ है। सिन्नार बांध नीली वाली नील नदी पर बना हुआ है सूडान में, और ओवन बांध श्वेत वाली नील नदी पर बना हुआ है। आकाशोबो बांध वोल्टा नदी पर बना हुआ है।
इंगा बांध जायरे नदी कांगो पर बना हुआ है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। काहोरा बासा बांध ये जाम्बेजी नदी पर है। आकोसोबो वोल्टा बांध जो है ये वोल्टा नदी घाना में है। कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी में है। और ग्रेट रेनिसेंस बांध जो है ये ब्लू नदी इथियोपिया में है। कालाहारी मरुस्थल में पाया जाने वाला प्रमुख पक्षी कौन सा है? ये हम लोग प्रमुख बांध देख लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और नोट्स ज़रूर ही बना लीजिएगा। इस वीडियो से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने की बहुत संभावना है। कालाहारी मरुस्थल में जो पक्षी पाए जाते हैं वो शुतुरमुर्ग है। कौन सी नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये जाम्बेजी नदी है, ये नाम से ही छिपा हुआ है जाम्बीजी। कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये ऑरेंज नदी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? तो ये वोल्टा झील है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। अफ्रीका की नदी जो सबसे अधिक जल ढोती है ये कौन सी नदी है? तो ये कांगो नदी है। ये सबसे अधिक जल को परिवहित करती है, सबसे अधिक जल को ढोती है। संसार में सबसे ज़्यादा कोको का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो ये आइवरी कोस्ट के द्वारा किया जाता है। तंजानिया के अधिकार वाले द्वीप पेम्बा तथा जंजीबार में किस मसाले की सबसे अधिक खेती होती है? तो ये लौंग तथा इलायची की होती है। दुनिया का लगभग 90% लौंग उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। लौंग द्वीप या क्लोव आइलैंड किसे कहा जाता है? पेम्बा तथा जंजीबार को लौंग द्वीप कहते हैं। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? तो ये मिस्र के किसान को फेल्लाह कहते हैं। आप बहुत पहले पढ़े होंगे, आपको पता होगा। मिस्र के राजा को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांगो गणराज्य का एक नाम जायरे या फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी है। विश्व का जो प्राकृतिक चिड़ियाघर है ये कांगो गणराज्य है जो जायरे में स्थित है। मसाई मारा नेशनल पार्क केन्या में स्थित है। रसदार फलों के उत्पादन के कारण दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा किसको कहते हैं? रसदार फलों के उत्पादन के कारण दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा डरबन को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास मैदान इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये वेल्ड के नाम से जाना जाता है। मानव उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, धरती पे मानव आने का जो उत्पत्ति केंद्र है वो अफ्रीका को ही माना जाता है। अफ्रीका की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति से संबंधित है? तो अफ्रीका की जो अधिकांश जनजाति है वो निग्रिटो प्रजाति से है। अफ्रीका की प्रमुख जनजाति और उसके निवास क्षेत्र को देख लेते हैं। पिग्मी जो कांगो बेसिन में स्थित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। मसाई केन्या में। ये सब वो जनजातियाँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बद्दू सहारा मरुस्थल में। नुबा सूडान में। तो ये प्रमुख जनजातियाँ और उनके निवास क्षेत्र को देखा हम लोगों ने। पिग्मी जनजाति के आवास को क्या कहते हैं? तो ये मोंगुलास कहलाता है, पिग्मी जनजाति का जो आवास है। अफ्रीका की कौन सी जनजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है? तो ये जुलू प्रवाल है। जनसंख्या के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। जनसंख्या के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर लागोस है जो कि नाइजीरिया में है। विश्व की सबसे छोटे कद वाले पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कांगो नदी बेसिन में मिलेंगे जो दुनिया के सबसे छोटे कद वाले पिग्मी जनजाति है। अफ्रीका का कौन सा देश पठारी देश कहलाता है? तो ये नाइजीरिया को पठारी देश कहते हैं। एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार के लिए प्रसिद्ध उत्तमासा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था? तो ये पुर्तगाली नाविक थे बार्थोलोम्यो दियाज, इसने पता लगाया था।
अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे संपन्न देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये सबसे संपन्न देश है। जोहानसबर्ग को स्वर्ण नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सोना की खान भारी मात्रा में है। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं? तो ये किम्बरले है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। मानव निर्मित खनन संबंधी सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? किम्बरले में है। दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका के मैप में आते हैं और जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो स्थल रुद्ध देश लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये दो आपको दिख रहा है जो दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये स्थल रुद्ध देश हो जाता है लेसोथो। दक्षिण अफ्रीका में कितनी राजधानियाँ हैं? तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हैं, एक प्रिटोरिया, एक केप टाउन और एक ब्लमफोंटेन। प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक है, फॉन्टेन जो है वो न्यायिक है और टाउन जो है वो वैधानिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ पर स्थित है? तो ये केप टाउन में स्थित है। अफ्रीका का एकमात्र देश जो स्थल खंड द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है, बस यही एक देश है जो जमीनी तौर पर एशिया से जुड़ा हुआ, और ये मिस्र है। मिस्र का वह शहर जो अपने प्राचीन स्थापत्य कला पिरामिड के लिए जाना जाता है तो गिज़ा है। अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु को उत्तमासा अंतरिप कहते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था। तो ये थी अभी के वीडियो में। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ सुझाव देना चाहते हैं या पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्य एस्पायरेंट्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।